इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जहेज, दहेज जिसे हिंदी में कहते हैं, उर्दू में जहेज कहते हैं, अंग्रेजी में डाउरी कहते हैं, इस लानत ने कितनी बेटियों का घर बर्बाद किया है, कितनी बेटियों की ज़िंदगी छीनी है, ये हम पिछले काफ़ी वक्त में देखते आए हैं। हमारे साथ इस वक्त लियाकत अली मकरानी, जो आयशा के पिताजी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत अली साहब के जो वकील हैं ज़फ़र खान पठान, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। खालिद रशीद, मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज़फ़र सरिश वाला जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अलग अलग मकाम पे हमने ज़फ़र साहब को मुखर बोलते देखा है समाज की बुराइयों के खिलाफ। सबसे पहले लियाकत साहब, आपसे शुरू करना चाहता हूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा बोझ आपके दिल पर है, आपने बेटी का गम आप लिए इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन जो आपने पैगाम दिया वो दुनिया ने सुना है। एक बार फिर से आप इंडिया टीवी के मंच के जरिए बेटियों को बचाने के लिए जो आपने पैगाम दिया है, आयशा अब नहीं लौटेगी और उसके गुनहगार को जो भी सजा दी जाए उससे भी आयशा नहीं लौटेगी, लेकिन हम दूसरी आयशा जो हैं, दूसरी बेटियां जो हैं, उनको ज़रूर बचा सकते हैं। उसको लेकर जो आपने पैगाम दिया है उसे आप एक बार फिर से इंडिया टीवी के जरिए दोहरा दें। जी, मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप जो भी टीवी में देख रहे हैं, आवाम से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का झगड़ा फसाद ना करें। मेरी बेटी चली गई है, उसका जालिम को तो फांसी भी देंगे तो नहीं आएगी मेरी बेटी, लेकिन दूसरी बेटियां हैं जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अरे यार, इंसान है हम सबसे पहले, मजहब तो बाद में है। हमारे वहाँ बच्चा पैदा होता है, उसको पता नहीं है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, बड़ा होता है तब हम सिखाते हैं कि मंत्र है, ये कुरान है, ये बाइबल है। अरे यार, हम हिंदू मुसलमान तो उसको बताते हैं। आज की लड़ाई ये हिंदू मुसलमान की नहीं है, और बहुत लड़े हम हिंदू मुसलमान। अरे भाई, कभी तो इंसानियत के लिए लड़ो यार। अरे कभी तो बेटियों के लिए लड़ो। कब तक मरेगी वैसे बेटियां? दूसरी बची हुई आयशा को बचा लो। मैं मीडिया से, सरकार से, हमारी गुजरात सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी साहब से भी अपील करता हूँ कि कुछ ऐसा कानून बनाओ, कुछ ऐसी सजा दो, मेरी बच्ची आयशा का भी इंसाफ हो और आने वाली बच्चियां कभी ऐसा कदम ना उठाए। ना कोई पति ऐसी दे उसको इस तरह से उकसावा कि मेरी बच्ची है ना, हिम्मत वाली थी। वो तो औरों को हिम्मत देने वाली बच्ची थी मेरी। एमए फाइनल करती थी, कुरान शरीफ पढ़ी हुई थी, इस्लाम की जानकारी थी, नमाजी थी। ऐसा तो जालिम ने क्या कहा उस 72 मिनट की बात में कि मेरी बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे इसके लिए लड़ो, बचाओ। मैं दूसरी आयशा हूँ, जहाँ की जो भी धर्म की बेटी है वो मेरी आयशा है। बस हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, बस उस बेटियों को बचा लो, उसके लिए आवाज़ उठाओ। कुछ तो ऐसा बनाओ कि बेटियाँ बचे। लियाकत साहब, हमारी यही कोशिश है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका ये गम कुछ हल्का हो सके। बेटी तो आपने ज़रूर खो दी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम दूसरी बेटियों को बचा सकें। ज़फ़र साहब, आप अलग अलग मुद्दों पर लगातार बोलते आए हैं, आप एजुकेशन पर बहुत आपने काम किया है। ये जो एक मामला है दहेज की लानत का समाज में, इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया जा सकता है? देखिए हुसैन साहब, मैं एक बात बताता हूँ कि ये ना मज़हब तो बहुत दूर की बात है, और ये आयशा जो है ये तो एक सिंबल है। बिल्कुल ऐसी करोड़ों आयशा हैं, और मुझे तो यानी लानत है ऐसे मर्दों पर, यानी जो मर्द औरत पर जुल्म करता है, जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है, जो मर्द औरत से पैसा तलब करता है, जो मर्द औरत से दहेज लेता है, वो मर्द नहीं है, नामर्द है। यानी जब ये मर्द ही नहीं है तो फिर वो काय का मुसलमान और काय का हिंदू। यानी ऐसे नामर्द हमारे समाज में घूम रहे हैं अभी भी, और ये कानून है हमारे मुल्क में दहेज के खिलाफ, लेकिन फिर भी रोजाना हम देखते हैं कभी कोई बच्ची बेचारी सुसाइड करती है डूबकर,
कोई जलकर, रोजाना हम देख रहे हैं। ये माइंडसेट का सवाल है। और मैं ये कहूंगा कि ये वो उस घर की पैदार, यानी ये आरिफ नहीं है, ये आरिफ के घर से उसको जो मिला था, इसलिए कि ये आरिफ की मजाल नहीं है कि अगर उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देते तो ये नहीं करता। और उसमें क्या है मैं बताऊं कि ये माँ बाप और उसमें वो औरत, जो औरत सास बनी हुई होती है, ये औरत उसका दोहरापन है, यानी बेटी के लिए अलग मयार और वो बहू जो आती है उसके लिए अलग मयार। अरे अल्लाह के बंदो, कम से कम इतना समझो कि वो जो बेचारी अपना सब कुछ छोड़ के आई है, वो अपना घर बार छोड़ के आई है, अपने तहजीब और तमद्दुन को छोड़ के आई है, तेरे घर में आई है, तुम उसके साथ ताना तिशनी करते हो, उस पर जुल्म करते हो, उस पर हाथ उठाते हो। अरे यार, कौन से मर्द हो तुम? ये तो जानवर शर्माए वो हरकतें हमारे समाज में होती हैं। और ये शुरुआत करके वो औरत जो सास बनकर अपनी बहू को बेटी नहीं समझती। और यहां एक और बात है कि लोग नमाज पढ़ने को दीन समझते हैं, रोजा रखने को दीन समझते हैं, हज में जाने को दीन समझते हैं, उम्रे पे उम्रा करते हैं, लेकिन औरत के साथ जो घर में आई है उसको इज्जत की जिंदगी देना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना, उसको ये लोग दीन नहीं समझते। अरे मेरे भाई, वो तेरे नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि वो औरत जो लड़की तेरे घर में आई है उसके साथ वो इज्जत का मकाम देना, उसको, वो ज्यादा बड़ी नेकी और दीनदारी है। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन फिरंगी महली साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं लखनऊ से। मौलाना साहब, आपने जो है एक ऐलान किया, आपने ख़त भेजे तमाम मसाजिदों के आलिमों को कि मस्जिदों से इस बात का ऐलान हो, नमाजों से पहले खुतबों में ये बात कही जाए, दहेज को लेकर लोगों को आगाह किया है आपने। लेकिन आप सबसे पहले ज़रा ये समझाइए खालिद रशीद फिरंगी महली साहब कि इस्लाम के नज़दीक, दीन के नज़दीक दहेज की क्या हैसियत है, दहेज को लेकर के क्या कहता है इस्लाम? देखिए, मज़हब इस्लाम में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ़ अल्फाज में बात इरशाद फरमाई है कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है, तुम में सबसे अच्छा शख्स वो है जिसका कि सलूक अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा है। यानी पैगम्बर इस्लाम ने उस शख्स को सबसे अच्छा इंसान करार दिया जिसका कि व्यवहार, जिसके के मामलात अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छे हैं। ये एक पैमाना मुकर्रर कर दिया गया कि एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना है और बीवी के जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करना शौहर की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। जहेज़ का मुतालबा करना मज़हब इस्लाम में, इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुकम्मल तौर पे नाजायज़ है और हराम है। और जाहिर सी बात है, किसी भी मर्द को ये उसकी मर्दानगी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो किसी के आगे भी हाथ फैलाए ना। चाहिए कि अपने बीवी के आगे अपने ससुराल वालों से ये मुतालबा करे कि उसके ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, उसको फ़लाँ फ़लाँ चीज़ दी जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने तमाम मसाजिद के इमामों से अपील की है कि अब की जुमे से हर जुमे के खुतबे में जो मज़हब इस्लाम में इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं, जो मियाँ बीवी के हुकूक़ हैं, जो मियाँ बीवी के एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदारी हैं, उनको वाज़े करें। क्योंकि जुमे का खुतबा एक ऐसा ज़रिया होता है जिसमें ज़्यादातर मुसलमान मस्जिद में जमा होते हैं और बहुत ही रिलीजियसली जो बात कही जाती है उसको सुनते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस तरीक़े का अफसोसनाक वाक़या दोबारा न दोहराया जा सके, कोई भी दूसरी आयशा जैसा वाक़या ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस बात का भी अहद करें कि ना हम अपनी बच्ची के शादी में जहेज़ दें और ना अपने लड़के के शादी में जहेज़ लें, बल्कि जहाँ कहीं भी किसी भी निकाह में कोई भी जहेज़ का मुतालबा करें तो जो भी निकाह पढ़ाने जाए उसको चाहिए कि उसकी मुखालफत करें और इस बात को आया करे कि फला सोसाइटी में कि फला शख्स ने जहेज़ की डिमांड की है। लेकिन खालिद रशीद साहब, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आयशा के बाद क्या ये नींद टूटी है या इससे पहले से आप लोग इस पर काम कर रहे थे? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन ज़रा चर्चा को आगे बढ़ाऊं, बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ज़रा एक बार फिर से हम आयशा की आखिरी बातों को सुन लेते हैं। जब आयशा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रही थी, वो किस तरह के हालात से जूझ
जूझ रही थी, वो कितना अंदर से टूट चुकी थी, कितना बिखर चुकी थी। उसके साथ जो कुछ हो रहा था, जो कुछ घट रहा था, वो सब कुछ उसने उस दिन वीडियो के जरिए पूरे दुनिया को बताया, सबको बताया कि कैसे वो एक रिश्ते के जाल में उलझ चुकी है और आखिरकार उसने खुदकुशी का फैसला किया। वो वीडियो देखिए पहले आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। आप देख रहे हैं आयशा की ये बातें सुन करके उनके पापा, उनके बाबा लियाकत साहब किस तरह से अब भी ज़ारो कतार रो रहे हैं। हमारा मकसद कतई लियाकत साहब को परेशान करना नहीं है, लेकिन हम उस मक्कार और फरेबी समाज को आईना दिखाना चाहते हैं। आयशा की ये आवाज़ उन तमाम हैवानों के लिए एक आईने की तरह से है। वो समझें कि बेटियां हमारे समाज में जब तक बेटी होती है तो उसकी क्या हैसियत है, और जब वो बहू बनती है तो हम उसके साथ कैसा रवैया और कैसा सलूक अपनाते हैं। लियाकत साहब, पहले तो ख़ुद को संभालिए। एक बहुत बड़े काम की शुरुआत अब आपने की है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आयशा अब इस दुनिया में नहीं है। इस तकलीफ़ को आप बर्दाश्त कर रहे हैं और ये सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा वो तकलीफ़ आपकी ज़िंदा हो जाती है। मैं उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारा मकसद इस कार्यक्रम का, इस शो का यही है कि हम अब किसी और बेटी को इस तरीके से मौत के मुंह में जाने से बचाएं। आप आयशा के बारे में कुछ और बताना चाहें? वो वाक़या कब ऐसा घटा जिसके बाद से आयशा की ज़िंदगी में आपको लगा कि ये दहेज की लानत शामिल हो गई है? आरिफ जो उसका शौहर रहा, उसने कब इसकी शुरुआत की? शादी के कितने दिन बाद इस तरह के हालात बनने लगे? तरह के हालात तो सर वो पहली बार गई तभी उससे बनने लग गए। सबसे पहले तो क्या है कि उस लड़के का अफेयर था, उसकी कोई वीडियो में चैटिंग वेटिंग थी, मुझे तो नहीं पता क्या कहते हैं। मेरी बच्ची ने वो पढ़ लिया था और उसके सास ससुर को बताया कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत थी उनकी और हमारे समाज की थी, तो उनके माँ बाप ने भी एक्सेप्ट किया और हमारे माँ बाप ने भी एक्सेप्ट किया। तब ये तीसरी कौन है? तो उसके माँ बाप ने सख्त कदम नहीं उठाए और उसका ईगो हर्ट होने लग गया। बस उस दिन से ये सारी घटनाएं शुरू कर दी उन लोगों ने। टॉर्चर करना, पैसे मांगना, तेरे बाप के वहाँ से क्या लाएगी, ये सब शुरू हो गया सर। ज़फ़र खान पठान साहब, आयशा के इंसाफ की जो मांग है वो अभी कहाँ तक पहुँची है? केस कहाँ तक पहुँचा? आयशा के जो तोहमतदार है आरिफ खान पठान को कल गुजरात पुलिस ने 1:30 पर अरेस्ट किया। परसों और कल नामदार कोर्ट के अंदर नामदार कोर्ट में हाजिर करा
और 5 दिन के रिमांड की मांग की। तो उसमें जो आईओ है देसाई साहब, उन्होंने रिमांड के अंदर मांगा कि आयशा का जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो आयशा ने आरिफ को भेजा था, आरिफ ने वो वीडियो किस चीज़ को वायरल किया है, वो वीडियो के अंदर कोई छेड़छाड़ की है कि नहीं की है, वो वीडियो के अंदर उसने किसी को और भेजा है, वो तपास वो मांगा। और आरिफ रिमांड के अंदर पुलिस को साथ सहकार देता नहीं है और आरिफ ने जो मोबाइल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसने पुरावे का नाश करा है। उसके मुताबिक रिमांड मांगा था 5 दिन का, तो नामदार कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दिया है। अभी आरिफ जुडिशल पुलिस कस्टडी के अंदर रिमांड पर है। तो आयशा को इंसाफ मिले, इस पर हमारा एक कार्यक्रम जारी है। आयशा ही क्यों, तमाम बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए और कोई बेटी दहेज की बलि ना चढ़ जाए, ये कोशिश, इस तरह के एक आंदोलन का हमें आगाज करना है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी खबर पर। आयशा के पेरेंट्स को जब इस बात का पता चला कि उनकी अपनी बेटी अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती है, वो जीना नहीं चाहती, तो उन्होंने उसे फ़ोन किया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लाख कोशिशें की, लेकिन आयशा ने किसी की नहीं सुनी और साबरमती नदी में कूदकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। उस पानी में कूदना है। नहीं जीना माम, बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। नहीं जीना माम, मैं बस थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जालोर बोलना, चल मेरी बात सुनो। किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना। जफर साहब, शादी ना हुई, कोई बेड़ी हो गई। समाज का इतना वजन बच्चियों पर कैसे है कि वो वापस नहीं लौट सकती, वो जिंदगी नहीं जी सकती। कहां हमसे चूक हो रही है? हम आसमानों का सफर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज में इतनी सारी बुराइयां पलते बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, देखिए, ये माइंडसेट की बात है। यानी वो आयशा की, अगर आपने जो कॉन्वर्सेशन सुना उसका, यानी उस पर क्या बीती होगी। वो उसने कोई यानी जज्बात, स्पर ऑफ द मोमेंट में डिसीजन नहीं लिया है। उस पर जो बीत रही है वो उसकी आवाज़, एक एक उसके लफ्ज़ रिजवी साहब रोंगटे खड़े करते हैं। अगर ये आयशा के लफ्ज़ हमारे जज्बात को झंझोड़ते नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें भी अपने आप को इंसान कहलाने का हक नहीं है। ये ऐसी आयशा पूरे समाज में, वो बेचारी क्या बीत रही होगी उस पर, और इसलिए ये माइंडसेट की ज़रूरत है। ये बचपन से इस माइंडसेट को बनाना है। इसलिए कि जो हदीस की जब बात की, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने यूं फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। यानी जो अपने सबसे ज्यादा कौन है, उसके करीब, बीवी, बच्चे, माँ बाप। तो जो लोग बाहर तो बहुत अच्छे होते हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। आदमी अपनी बीवी के साथ कैसा है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो उसका बैरोमीटर है उसके अच्छे या बुरे होने का। तो ये बात आनी चाहिए। बल्कि मैं एक बात कहा करता हूं कि मर्दानगी वो है कि एक औरत बंद कमरे में किसी मर्द से महफूज हो, ये मर्दानगी है। ये मर्दानगी नहीं है जो आज हमको नजर आ रही है। तो ये माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक बुराई है और इसकी शुरुआत हम घरों से कर सकते हैं। और जैसा कि जफर साहब आपने कहा कि घरों में जो औरतें हैं, उन्हें अपने बच्चों को ये सबक देना है कि जब उनकी बहनें किसी और के घर जाती हैं तो उनका नजरिया कुछ और होता है, लेकिन जब किसी और के घर की बेटी उनके घर बहू बनकर आती है तो उसके साथ सलूक कैसे बदल जाता है। फिरंगी महली साहब, जो पैगाम आप लोग देने जा रहे हैं मस्जिदों से, क्या ये पहले भी इस तरह के पैगाम आप देते रहे? कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमियां रह जा रही हैं? तमाम ऐसे मिसालें हैं। मैं पढ़ रहा था कि रसूल खुदा ने जब अपनी बेटी की शादी के वक्त हजरत अली से सवाल किया कि तुम्हारे पास हक़ के मेहर में देने के लिए क्या है,
हज़रत अली ने अपनी ज़रा बेची और उसकी रकम हक़्क़े मेहर के तौर पर अदा की, तो ये दहेज की लानत कैसे हमारे समाज में शामिल हो गई? नहीं, बिल्कुल आपने बात सही फरमाई कि जो इस बच्ची का आयशा का वीडियो है, इसने पूरे समाज और सोसाइटी को यकीनी तौर पर झंझोड़ा है। लेकिन और इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तफ़हीम शरीयत और इस्लाह माशरे के बैनर के तहत पूरे मुल्क में पहले से ये तहरीक चल रही है कि लोग ना जहेज़ दें और ना जहेज़ लें। और इस सिलसिले में जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसके दूसरे ही दिन पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी अपना बयान जारी करके इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और लोगों से अपील लेकिन की। खालिद साहब, कि जो मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये मुहिम ज़्यादा चल रही कि दाढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पैजामा कितना ऊंचा या नीचा होना चाहिए, बेटियों की हिफाजत, बेटियों को बेहतर ज़िंदगी कैसे दी जाए, इसकी मुहिम में थोड़ी बहुत कमी तो ज़रूर है, जिसका नतीजा आयशा जैसे मामलों से सामने दिखता है। नहीं, देखिए, नहीं, इस किस्म की दाढ़ी या टोपी से मुताल्लिक़ कोई तहरीक नहीं चल रही है बोर्ड के तहत। ये तहरीक चल रही है और बोर्ड के अगर आप उसमें देखें जितने भी उसकी प्रोग्राम्स हुए हैं, उसमें वाज़े तौर पर ये लोगों को स्लोगन दिया गया, मुतालबा किया गया है कि ना आप अपनी बेटे के निकाह में जहेज़ लें और ना बेटी के निकाह में जहेज़ दें, बल्कि जो बेटी का प्रॉपर्टी में शरीयत ने, इस्लामी शरीयत ने जायज़ हक़ रखा है, चाहे माँ बाप की प्रॉपर्टी में हो या शौहर की प्रॉपर्टी में हो, वो उसको दें बजाय जहेज़ के देने के। तो इस सिलसिले में ये तहरीक और भी ज़्यादा ज़ोर और शोर से इंशाअल्लाह चलाई जाएगी। और जैसे कि आपने खुद ही फरमाया कि इसी जुमे से, यानी कल जुमा है, कल ही से इंशाअल्लाह तमाम मसाजिद में हमारे आइम्मा हज़रात अपने खुतबे में जब कुरान और हदीस की रोशनी में इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे तो लोगों के अंदर वाज़े तौर पर मैं उम्मीद करता हूं नज़र आएगा। फिरंगी महली साहब, और दुआ भी करता हूं कि आप लोगों की तमाम मुहिम जो दूसरे मामलों में होती है वो अगर असर अंदाज होती है तो दहेज को लेकर के, जहेज़ को लेकर के, बेटियों के हुकूक को लेकर के जो मुहिम आप चलाने की बात कर रहे हैं वो अपना असर रखेगी और समाज में कोई बड़ा बदलाव ज़रूर आएगा। लियाकत साहब, मुझे शो को अपने कार्यक्रम को अब यहाँ पर ख़त्म करना है और मैं चाहता हूँ कि आखिरी आपकी कुछ बातें हों जिसके ज़रिए मैं अपने शो को ख़त्म करूँ। आयशा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि अब और कोई आयशा नहीं होनी चाहिए। आप भी यही चाहते हैं कि हमें अब और बेटियों को बचाना है। कुछ आपकी आखिरी बातें, उसके साथ मैं अपने शो को ख़त्म करूँगा। जी हजरत, मैंने बेटियों के बारे में तो बोल दिया है हजरत, लेकिन जब मेरी बच्ची ने ये जो आप क्लिप जब सुनाई है अभी आपने, इससे पहले भी मेरे बच्ची से मेरी बात हुई थी जी, जिसका मेरे पास ऑडियो भी है। तो मुझे डाउट हो गया था कि आज उसने बोला कि मैंने आरिफ से बात की है, तो मुझे डाउट हो गया कि आज ये कुछ गलत कदम उठाएगी। मैंने मेरे बच्चों को फ़ोन कर उन्हें वहाँ रिवल फंड पे भेज दिया था, ठीक है। और फिर मैंने आरिफ का बाप, मेरी लड़की का ससुर बाबू खां, मैंने ये सोचा, उनको फ़ोन लगाया, मैंने दिमाग में ये चल रहा था, मैंने उनको सोचा कि मैं इनसे अगर बात हो जाती है तो मैं उनसे कहूँगा कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा तो क्या कहा कि मेरी बच्ची रिवल फंड गई है और वो आत्महत्या करने का मुझे लग रहा है। मैंने उन्हें 4 मरतबा फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। एक बार और फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बिजी आया, उसके बाद फिर और फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसका मतलब वो वीडियो उनके पास पहुंच चुका था और वो उन्होंने देखा और उन्होंने ये सोचा कि कानून अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए उसी अहम में उन लोगों ने मेरा फ़ोन एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उन्होंने फ़ोन एक्सेप्ट कर लिया होता और मैं उनसे कहता कि आप आरिफ को बोलो मेरी बेटी से मोहब्बत भरी बातें कर ले, उसे रोक ले, और अगर
अगर कुछ हो गया तो फिर कानून के तौर पे मैं आपको किसी को नहीं बख्शूंगा। लियाकत साहब, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आखिर में, अल्लाह आपको ताकत दे कि आप इस गम को बर्दाश्त कर सकें और जो जिस मुहिम की आपने आपके ज़रिए और आयशा के ज़रिए शुरुआत हो रही है, हम और दूसरी बेटियों की ज़िंदगी बचा सकें। ज़फ़र खान साहब, वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद रशीद, फिरंगी महली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आखिर में सिर्फ इतनी सी बात, तो फिर जाकर कहीं माँ बाप को कुछ चैन पड़ता है कि जब ससुराल से घर आके बेटी मुस्कुराती है। तो कोशिश कीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे बात बढ़ाइए और अब दहेज की लानत को हटाओ, इसका नारा हमें लगाना है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ताजमहल में बम की हड़कंप खबर के बाद कैसे वहां हड़कंप मचा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।